आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समय का व्यवस्थापन, मैनेजमेंट ऑफ टाइम के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ जानेंगे, क्या होता है ये। जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक मनुष्य के पास 24 घंटे का समय होता है। सबके पास कितना 24 घंटे का समय होता है। उसी सीमित समय में सभी को कार्य करना पड़ता है, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसी के अनुसार हमें काम करना पड़ता है। समय की योजना बनाते समय यह निश्चित कर लिया जाता है कि एक निश्चित व विशिष्ट समय में उनको कौन सा कार्य करना होता है, मतलब कौन सा इम्पॉर्टेंट है उसी को पहले करना होगा, उसका एक योजना बनाकर। ठीक है, तो समय व्यवस्थापन के साधन कौन कौन से, इसके टूल्स कौन कौन से हैं, इसको और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें मैनेजमेंट कैसे करना, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जो इसका पहला टूल है वो है समय का महत्व। समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 घंटे का समय होता है और काम करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो हम क्या करेंगे कि कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, उसका पहले एक हम चार्ट बना लेंगे। ठीक है, उसके अनुसार हम काम करेंगे, समय के अनुसार ही काम करेंगे। जो हमारा समय मानक है, जो सेकंड है हमारा टूल है, वो है हम छोटे छोटे कार्यों को हम बांट लेंगे समय के अनुसार। जैसे कि हम किसी कमरे की झाड़ू लगाना, उसको साफ़ सफाई करना, तो उसमें समझिए झाड़ू लगाने में हमें 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, 5 मिनट में झाड़ू लगाएंगे एक कमरे की। और वैसे ही एक गंदे वस्त्र को, जैसे कपड़े को धोना है, तो उसमें हम धोने में 3 मिनट लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे टाइम के अनुसार हम कार्यों को बांट लेंगे। ये हमारा समय मानक है। फिर आता हमारा तीसरा, समय का संतुलन। हम समय में संतुलन बना के चलेंगे। जैसे कि हमें काम तो करना है, काम के साथ आराम भी करना है, सोना भी है, तो अनुपात में तीनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि बस हम काम करते रहे, आराम नहीं है, तो इससे क्या होती है, तबीयत खराब हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे काम नहीं हो पाएगा। या फिर आप बस आराम कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो ये भी गलत है, क्योंकि तीनों में अनुपात बना के चलना होता है। फिर जो हमारा फोर्थ है, कार्य का प्रारूप। ठीक है, कार्य का प्रारूप क्या होता है। कार्य के प्रारूप में जो गृहिणी है, दिन भर में वो क्या करती है, काम करती है। टाइप्स ऑफ वर्क, कौन कौन से काम करती है, जैसे कि परिवार के लिए खाना बनाती है, और घर की सफाई करती है, सदस्यों की देखभाल करती है, बच्चों की देखभाल करती है। ये सारे इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं जो एक दिन में उसे करना पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा अत्यधिक कार्यभार। इसमें क्या होता है, इसे हमें क्या कहते हैं, समय भार, क्योंकि समय तो कम होता है और उसके पास कार्यभार बहुत होता है। कुछ ऐसे समय होते हैं, या दिन का हो गया, शाम का हो गया, या जब बच्चे स्कूल से आते हैं, तो ये टाइम क्या होता है, गृहिणी के लिए बहुत ही समय भार होता है। उसके पास कार्य बहुत होते हैं, समय कम। वो क्या करती है, उसको इस टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए समय का, कि काम हमें किस टाइम, अगर शाम को ज़्यादा है तो हम दिन में कर लेंगे, या दिन में ज़्यादा तो हम शाम को कर लेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर इसका नेक्स्ट है कार्य का वक्र। कार्य का वक्र क्या होता है, ये दर्शाता है कि हम एक दिन में कौन कौन से किस टाइम, अगर दिन में, दोपहर में, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, हम किस टाइम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये कार्य का वक्र कहलाता है। अगर हम देखें इसमें, इस चार्ट में देखें, तो सुबह हमारा वक्र ज़्यादा, इसमें हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, दिन में कम, और शाम को ऐसे हमारा बढ़ता जाता है तो ज़्यादा। इसके 3 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। पहला, प्रथम अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में परिवार में जब विवाहित जो पति पत्नी होते हैं, इसमें काम का समय बहुत ही कम होता है। फिर जो इसका द्वितीय अवस्था होता है, ये विस्तार की अवस्था होती है। यह अवस्था है जब गृहिणी के ऊपर कार्यभार बहुत अधिक होता है। फिर जो तीसरा अवस्था होता है, संकुचित, यह अवस्था है जबकि बच्चे बड़े होकर परिवार की जिम्मेदारियों समझने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें भी काम उतना नहीं होता। फिर आता वृद्धावस्था, तो इसमें पति पत्नी की जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थी, तो इसमें कार्यभार कम होता है। फिर हमारा आता है समय क्रम। ठीक है, इसमें आता है हमारा समय क्रम। तो इसमें हमें क्या होता है, कार्यों को क्रम से करना चाहिए। कार्यों को ऐसा क्रम देना चाहिए कि कार्य अपने निर्धारित समय पर संपन्न हो जाए। क्योंकि उसके बाद आता है हमारा विश्राम काल। तो इसमें पूरे दिन शारीरिक और मानसिक कार्य के बाद थकान होती है, और थकान दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें आराम करना चाहिए। तो इस टाइम हमें आराम करना चाहिए, कोई और कार्य नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आराम करना चाहिए, कि लेटना है, बैठना है, कार्य में थकावट दूर करनी है अपनी। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है
विश्राम अवधि की लंबाई व आवृत्ति। तो विश्राम हमें कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो पहला है, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति का प्रत्येक 40 मिनट में 2 मिनट का विश्राम होना चाहिए। जो मानसिक कार्य कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को 40 मिनट में, अगर वो 40 मिनट काम कर रहा है, मानसिक कार्य कर रहा है, तो उसको 2 मिनट आराम करना चाहिए। फिर जो मध्यम क्रियाशीलता वाले व्यक्ति होते हैं उनको कार्य के समय 16% विश्राम करना चाहिए। वो अगर काम कर रहे हैं तो उनको 16% आराम करना चाहिए। जो तीसरा है, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले को कुल कार्य का 57% विश्राम मिलना चाहिए। अगर वो पूरा काम कर रहा है तो उसको पूरे काम में 57% विश्राम करना चाहिए। उसको अपने शरीर को आराम देना चाहिए। काम के साथ साथ उसको आराम की पूर्ण आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है समय प्रबंध की प्रक्रिया। तो इसकी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? इसकी 3 प्रक्रिया होती हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको आप सीक्वेंस से याद रखिएगा। जो पहला हमारा समय का आयोजन, प्लानिंग ऑफ टाइम, समय का आयोजन करना चाहिए, उसकी प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है। फिर जो तीसरा हमें समय योजना का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ टाइम प्लान, इसको फिर समय पे नियंत्रण रखना चाहिए। फिर जो तीसरा है समय आयोजन का मूल्यांकन करना, एवोल्यूशन ऑफ टाइम प्लान, उसका मूल्यांकन करते रहना समय समय पर वो कैसा रहा। तो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो इसका पहला है समय का आयोजन, योजना बनाते समय प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को बांटना चाहिए कि कौन सा कार्य हमें पहले करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको हमें पहला रखना चाहिए। फिर दूसरा आता है योजना परिवर्तनशील होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अरे नहीं अभी ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करना चाहिए, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर इसका जो तीसरा, योजना ऐसी होनी चाहिए कि समय व श्रम दोनों की बचत हो। हमें ऐसा योजना बनाना चाहिए जिसमें समय और श्रम दोनों की बचत हो, टाइम के अनुसार हमें काम कर लें। फिर आता हमारा योजना में 2-3 कार्यों को एक साथ करना चाहिए, क्योंकि एक साथ हम 2-3 काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि खाना बना रहे हैं तो साथ साथ हम रोटी बना लें या कुछ और भी काम कर लें। फिर नेक्स्ट, योजना में दैनिक कार्यों के साथ साथ साप्ताहिक वार्षिक कार्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है समय योजना का नियंत्रण। समय योजना तभी सफल होगी जब उसका क्रियान्वयन होगा। जब योजना के क्रियान्वयन के लिए नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि हम देखते रहेंगे कि योजना सही से चल रहा है कि नहीं। योजना गृहिणी के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि उसी को देखकर गृहिणी को पता चलता है कौन कौन सा कार्य किस टाइम करना है। अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न होने पर या कार्य में बाधा आने पर नियंत्रण द्वारा ही घोषणा पर सफलता प्राप्त हो जाती है। जैसे कि घर में जब कोई मेहमान आ जाता है या कोई रोग हो जाता है, इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे इसका क्रियान्वयन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड, समय आयोजन का मूल्यांकन करना। कार्य समाप्ति पर योजना का मूल्यांकन आवश्यक है। इसमें यह देखा जाता है कि योजना के उद्देश्य व कार्यों में कितनी सफलता मिली है या फिर नहीं मिली है। जैसे कि हम किन प्रश्नों से पता कर सकते हैं? योजना कितनी व्यवहारशील रही, ठीक है, हमारे लिए कितनी अच्छी रही, योजना में कमी थी या नहीं थी, योजना में कमी नियंत्रण में कमी हुई कि नहीं हुई, योजना से पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं। तो इन सभी प्रश्नों को हम जांचेंगे कि हमारा जो समय का आयोजन किया गया था, टाइम मैनेजमेंट हुआ था, वो हमारे लिए सफलतापूर्वक रही कि नहीं, सभी के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं। इन सभी का मूल्यांकन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। जब हम सारे काम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे तो फिर से हमें रिजल्ट जो मिलेगा, जैसे कि हमारा सब कुछ सही रहा तो हम, या कुछ कमी रही तो हम नेक्स्ट जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट का प्लान बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।